हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 1992 स्कैम द हर्षद मेहता स्टोरी को शॉर्ट में। तो गाइस, ये पूरी एक वेब सीरीज़ है, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस फर्स्ट पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है अप्रैल 22 1992 बॉम्बे से, जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में शरद बिलारी नाम का एक पर्सन आता है एक एडिटर से मिलने, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर। वो सुचेता दलाल के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि SBI में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। बैंक ने कुछ चेक इशू किए हैं बिना BR के, और जो फ्रॉड है वो थोड़ा बहुत नहीं, 500 करोड़ का फ्रॉड है और वो SBI की बुक से मिसिंग है। तो सुचेता थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि आपको कैसे पता। वो कहता है कि बहुत टाइम से SBI बैंक में टेंशन चल रहा था और इसी वजह से मुझे पता चला है, और ये सब हर्षद मेहता की वजह से हुआ है। सुचेता के लिए भी बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से हर्षद मेहता के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इधर हर्षद मेहता 1992 में सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर होता है और उसकी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की होल्डिंग्स होती हैं। अब मूवी चली जाती है 1979 में घाटकोपर में, जहाँ पे हर्षद अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके फादर का जो बिज़नेस है वो फेल हो चुका था, कपड़े का बिज़नेस था। फैमिली का बहुत बर्डन था, इसलिए हर्षद ने काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए। धीरे धीरे उसकी शादी हो गई तो बर्डन और बढ़ता गया। पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए बिज़नेस ही करना चाहता था। देन धीरे धीरे अम्बाला साहब के यहाँ पे उसने काम किया एज अ जॉबर। सबसे पहले वो शेयर मार्केट में एज अ जॉबर करके एंटर करता है, जहाँ पे भूषण भट्ट उसकी काफ़ी हेल्प करता है, जो पहले से अम्बाला साहब के अंडर काम कर रहा था जॉबर के रूप में। जो पहला दिन होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो हर्षद मेहता 25,000 का स्टॉक बेच पाता है, जिसे देख के भूषण कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि पहले ही दिन में इतना स्टॉक बेचना कोई आसान बात नहीं है। 1 साल के अंदर में ही वो वहाँ का बेस्ट जॉबर बन जाता है। हर्षद को पता चलता है मनु मुंद्रा के बारे में, जो मार्केट का बहुत बड़ा बेयर होता है, और प्रणब जो बुल होता है। अब कुछ सोर्सेज से पता चलता है कि शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है, जिसकी हेल्प से लोग पहले से ही एडवांटेज कर लेते हैं, यानी कि पहले से ही लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और कौन सा घटने वाला है। तो हर्षद भी ट्राई करता है इस चीज़ के लिए, और वो एक ऑटो प्रीमियम पार्ट्स की कंपनी के पास जाता है, उसके ओनर के पास, और उसे समझाता है कि आपकी कंपनी का कोई पर्सन मिला हुआ है जो ये सारी खबर लीक कर देता है और जिसका आपको डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर मुझे आप अपनी अंदर की खबर मुझे बता देंगे कि कब स्ट्राइक होने वाली है, कब प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो मैं आपका डायरेक्टली बेनिफिट करा सकता हूँ। इसी तरीके से हर्षद अपने लेवल पे काफ़ी सारी कंपनी से को टारगेट करता है और इनसाइडर ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। देन धीरे धीरे अम्बाला साहब के अंडर से हटकर हर्षद अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट चालू कर लेता है, जो सुंदरलाल शाह की हेल्प से बनवाता है। अब हर्षद ने शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न किया होता है, तो वो घाटकोपर से शिफ्ट होकर कांदीवली पहुंच जाते हैं, बिकॉज उसका भाई जो अश्विन होता है उसकी भी शादी हो जाती है। अब अश्विन और हर्षद दोनों शेयर मार्केट में घुस जाते हैं। अब दोनों स्टडी कर रहे होते हैं एक दिन, तो उन्हें पता चलता है, हर्षद अपने भाई को बताता है कि हम अलवर फार्मा में पैसा लगाते हैं, शेयर बस 5 रुपये का है मात्र, उसे बल्क में अगर हम उठाएंगे तो हमें आगे जाके प्रॉफिट होगा, मार्केट में अफवाह फैला देंगे, अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी और जिससे हमें फ़ायदा होगा। प्रणब जो बुल होता है, हर्षद उसके पीछे मतलब लगा हुआ होता है कि वो इम्प्रेस हो जाए उससे और उससे हाथ मिला ले, बट प्रणब हमेशा मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो एक लेवल के लोगों से ही हाथ मिलाता है। और हर्षद प्रणब को प्रूफ करके दिखाता है कि वो अलवर फार्मा के शेयर्स को बढ़ा देगा, और ऐसा ही वो करता है, और जिसकी वजह से प्रणब इम्प्रेस हो जाता है और हर्षद के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। अब मार्च 18 1982 में बॉम्बे में मार्केट क्रैश होता है, सबसे बड़ा मार्केट क्रैश होता है और सब बर्बाद हो जाता है। जो उसने 10 लाख का का है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 3 लाख होते हैं पे करने के लिए, 7 लाख का उन पे कर्जा हो जाता है। दोबारा से वो पूरा डाउन हो जाते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। अश्विन की जो वाइफ है वो पार्लर में काम करते हैं। इस तरीके से मतलब छोटा मोटा काम करके वो घर बार चलाते हैं। इसी सदमे में हर्षद मेहता के फादर की भी डेथ हो जाती है। अब दोनों भाई सोचते हैं कि क्या करें। अश्विन हर्षद को बोलता है कि उसे श्रीलंका में जॉब मिल रही है, तो वो वहाँ जाने की सोच रहा है, बट हर्षद कहता है कि तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं अकेला हो जाऊँगा। देन हर्षद के माइंड में प्लान आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है शेयर मार्केट में लगाने के लिए, बट हम दूसरों को राय तो दे सकते हैं, कंसल्टेंसी खोल लेते हैं। देन दोनों ग्रो मोर के नाम से कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो दूसरों को एडवाइस देते हैं कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। धीरे धीरे हर्षद का ये बिजनेस भी ग्रो करने लगता है, बट हर्षद के पास छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं, लेकिन अब उसे चाहिए बड़े लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग। तो प्रणब के थ्रू वो एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर प्रणब बड़े बड़े लोगों से मिलवाता है, एंड देन हर्षद को
कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। तो ये बिज़नेस भी उसका स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छा रन कर रहा होता है, बट अब टीम की ज़रूरत है। तो टीम के लिए हर्षद को अब भूषण भट्ट की याद आती है, जिसके साथ उसने जॉबर में काम स्टार्ट किया था एज अ जॉबर। भूषण भट्ट को वो कहता है कि तुम अपने अंबाला साहब का काम छोड़कर मेरे पास आ जाओ, भले ही सैलरी अभी मैं कम दूंगा, बट जब बढ़ेंगे तो दोनों साथ में बढ़ेंगे, और तू तो मेरा भाई है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे जैसे 100 लोग आगे बढ़ें और प्रॉफिट कमाएं। तो भूषण भी अपनी जॉब छोड़कर हर्षद के साथ आ जाता है। अब अक्टूबर 31, 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हर जगह दंगे हो रहे होते हैं। तो प्रणब हर्षद को एडवाइस देता है कि हमें जल्द से जल्द जितना भी अपना पैसा मार्केट से निकाल लेना चाहिए, बट हर्षद उसे एडवाइस करता है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है खरीदने का, और अब हम ऑयल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज चाहे गाड़ी चले या चले, दोनों के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ जो मनु यानी कि जो बेयर होता है, हर्षद की रेपुटेशन को डाउन करना चाहता है। इसके बारे में हर्षद को जिग्नेश, जो वहाँ का रिपोर्टर होता है, उससे पता चल जाता है कि मनु आपकी इमेज को डाउन करना चाहता है, तो आपको कुछ करना चाहिए। हर्षद क्या करता है, अपनी इमेज को बचाने के लिए जो 14 दिन का टाइम पीरियड होता है ड्यूज क्लियर करने का, वो उससे पहले ही कर देता है, यानी एडवांस पेमेंट कर देता है, जिसकी वजह से हर्षद अपनी इमेज तो बचा लेता है, बट हर्षद के माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि जेब से पैसा लगाकर आप ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ सकते। अब उसे समझ आता है कि अब उसे दूसरी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बनना चाहिए, लाइक गवर्नमेंट के जो होते हैं LIC, GIC, UTI, इन सबसे उसे मिलकर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले अश्विन और हर्षद UTI के चेयरमैन से मिलने जाते हैं, बट वो डील करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, बिकॉज वो कहता है कि मैं आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता, और आपके जो बिजनेस करने तरीका है वो मुझे समझ नहीं आता, तो वो सीधा सीधा मना कर देता है। देन LIC GI साथ जुड़कर थोड़ा बहुत जो है हर्षद स्टार्ट कर देता है। इधर एक पार्टी में हर्षद अजय केडिया नामक एक पर्सन से मिलता है और प्रणब से पूछता है इस बंदे में किस बात का एटीट्यूड है। देन प्रणब बताता है कि भाई एटीट्यूड तो होगा, पहली बात तो इसका खानदानी ट्रेडिंग का बिजनेस है, दूसरी बात ये शेयर मार्केट में भी है और मनी मार्केट में भी है, और मनी मार्केट का जो बिजनेस है ना वो बहुत आगे है शेयर मार्केट से, लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है, तो भाई एटीट्यूड तो हो गई। देन हर्षद के माइंड में भी आ जाता है कि उसे भी मनी मार्केट में घुसना चाहिए। अब मनी मार्केट के बारे में पहले वो अपने पूरे स्टाफ को बताता है कि मनी मार्केट होती क्या है, कि आपको बैंक टू बैंक इसमें ट्रांजेक्शन होती है, इसमें जब भी सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं तो उसके बिहाफ में SGL नोट दिया जाता है, बट SGL नोट आने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए BRB इशू कर सकते हैं। बैंक्स को कब सिक्योरिटी चाहिए, किस बैंक को कितनी सिक्योरिटीज़ चाहिए, ये सब इसमें ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंक टू बैंक। देन सबसे पहले हर्षद मेहता सिटी बैंक के हेड ऑफिस में जाता है मनी मार्केट के लिए स्टार्ट करने। KS त्यागी से मिलता है, बट KS त्यागी हर्षद के साथ डील करने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे ब्रोकर्स हैं, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। देन वो बैंक ऑफ अमेरिका के ट्रेजर चीफ नीरज चोपड़ा से मिलता है। नीरज चोपड़ा बताते हैं कि सिटी बैंक वालों का एक बहुत बड़ा कार्टेल है और वो हम लोगों को इस मनी मार्केट में घुसने ही नहीं देते, और उन लोगों का जो बिजनेस करने का तरीका है वो बहुत गलत है, डर्टी बिजनेस करते हैं, और मैं ये सब नहीं करना चाहता। देन हर्षद समझाता है कि आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ, आप बस मेरी हेल्प कीजिए, आप बस प्रॉफिट से मतलब रखिए, बाकी कैसे करना है क्या करना है वो मैं कर लूँगा। देन हर्षद इसी तरीके से छोटे छोटे बैंकों का एक कार्टेल बनाता है सिटी बैंक के अगेंस्ट, बट उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि इन सब चीज़ों से वो सिटी बैंक के आगे नहीं लड़ सकता और उसे एक बड़े बैंक की ज़रूरत है। और उसके माइंड में आ जाता है कि वो अगर SBI के साथ डील करता है तभी वो सिटी बैंक के कार्टेल को तोड़ पाएगा। SBI के मैनेजर से वो मिलता है और उन्हें समझाता है कि आपके साथ अगर मैं डील करता हूँ तो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है और मैं आपको कितना प्रॉफिट अर्न करके दे सकता हूँ। SBI का मैनेजर मान जाता है। एंड अब क्या करता है हर्षद, मनी मार्केट से पैसा उठा के, यानी बैंकों से पैसा उठा के वो शेयर मार्केट में लगाता है। शेयर मार्केट में जिस भी शेयर की इसको वैल्यू बढ़ानी होती है उसको बढ़ा देता है, वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के अब बैंक में भी प्रॉफिट दे देता है, जो लोग उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉफिट दे देता है। तो इस तरीके से वो पूरा सर्कल घुमा रहा होता है, बिकॉज ये जो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है इसमें 10 दिन का टाइम होता है, यानी कि 10 दिन के लिए जो बैंक पैसा देता है एक बैंक दूसरे बैंक को, बीच में 10 दिन के लिए वो हर्षद के अकाउंट में होता है। तो हर्षद उस पैसे को अपना पर्सनल पैसा समझ के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। तो ये उसका पूरा प्रोसेस हो गया था और इसके थ्रू वो बहुत पैसा कमा रहा था, बैंकों को भी फ़ायदा हो रहा था, ACC पे भी उसने बहुत अच्छा दाव खेला था, उसने बहुत अच्छे से उसकी वैल्यू बढ़ा दी थी। तो हर कोई अब हर्षद के साथ जुड़ना चाहता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हर्षद एक नाम बन गया था, यानी हर्षद अगर जिस शेयर पे पैसा लगाने के लिए बोल दे उस पर सब लगाना चाहते थे, बिकॉज वो हर पर्सन को प्रॉफिट कमा के दे रहा था। कभी कभी हर्षद बिना BR
के भी सिक्योरिटीज़ ले लेता था, क्योंकि कुछ टाइम होता था और वो विश्वास दिला देता था कि कोई बात नहीं, इतने टाइम तक मैं रिटर्न कर दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो BR इशू करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बताता है कि सिटी बैंक भी तो इसी तरीके से करता है। बट कुछ ही दिनों में RBI को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि मनी मार्केट में इस टाइप की घपलेबाजी चल रही है बैंक में, कि सिक्योरिटीज़ दे देते हैं बट BR इशू नहीं करते। तो RBI अपनी एक नई गाइडलाइंस लाती है। नई गाइडलाइंस आने से बहुत सारे बैंक इस तरीके की ट्रांजेक्शन करने के लिए मना कर देते हैं। अब हर्षद मेहता रिको बैंक के पास जाता है कि भाई BR बाद में दे दूंगा, तो कहते हैं नहीं RBI की गाइडलाइंस है, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कहते हैं ठीक है, आप सिक्योरिटीज़ नहीं दे सकते, लोन तो दे सकते हो, तो मुझे लोन दे दो। ठीक है, लोन पे होगा 12% इंटरेस्ट, उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देगा शेयर मार्केट में, वहाँ से ज़्यादा अर्न करेगा। और बाकी लोगों से इंटरेस्ट 12% बैंक लेता है, बट आप ज़्यादा ले लेना, तो बैंक का भी फ़ायदा है। बट बैंक कहती है मेरे पास तो लोन देने के लिए भी पैसा नहीं है। तो हर्षद अपने ही क्लाइंट्स को मोटिवेट करता है कि वो उस बैंक में पैसा लगाएं, यानी कि वो लोगों का ही पैसा बैंक में लगवाता है, फिर वो बैंक से इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में यूज़ करता है। इस तरीके के वो काफ़ी सारे सोर्स अपने पैदा कर लेता है जिनके बारे में बाहर किसी को नहीं पता होता। हर्षद मेहता के पास इस तरीके के ऐसे सोर्स थे कि वो किसी भी शेयर को बहुत ही आगे ले जाता था और उसके सोर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और PM नरसिम्हा राव जो है PM बन जाते हैं। दिल्ली से हर्षद को फ़ोन आता है एक संत स्वामी का, जो उन्हें बोलते हैं कि आपने चुनाव में मुझे बहुत हेल्प की है और दिल्ली वाले आपके साथ पहले जैसा ही रिलेशन रखना चाहते हैं। अब हर्षद पोलो कंपनी में जाता है वहाँ के ओनर से मीटिंग करने और उन्हें कहता है कि आपकी कंपनी को 19 साल हो गए, बट शेयर की वैल्यू सिर्फ 28 रुपये है और अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा नहीं है, मैं इसे 400 रुपये पर शेयर तक बढ़ा सकता हूँ। पहले तो वो ओनर हंसने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट कहता है कि मैंने ACC के शेयर्स को भी बढ़ाया है और इनको भी बढ़ाकर दिखाऊंगा। जब घर आता है हर्षद तो अश्विन पूछता है कि तू कैसे बढ़ाएगा, तेरे सोर्सेज क्या हैं, तो वो अपने भाई को भी ज़्यादा क्लियर नहीं बताता कि उसके सोर्सेज क्या हैं। दूसरी तरफ सुचेता जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है हर्षद के अगेंस्ट कि वो कहाँ से फंड्स अरेंज कर रहा है, कैसे कर रहा है और कैसे पूरे शेयर मार्केट को उसने कंट्रोल कर रखा है। इधर हर्षद मेहता मिस्टर सीतारमन से मिलता है जो कि SBI में ही काम करते हैं और उनसे कहता है कि आप 500 करोड़ के चेक ले आए। तो सीतारमन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि ये चेक तो मैं ले आया हूँ, बट आप मुझे बता दीजिए कि इसका SGL कब मिलेगा। तो हर्षद कहता है SGL की क्या ज़रूरत है, BR दे दूंगा, थोड़े दिनों बाद दे दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं आपको BR दे दूंगा। और उसे लालच भी देता है कि मैं आपकी वाइफ के नाम पे भी कुछ शेयर ले लूँगा, बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा। इधर सुचेता दलाल बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी होती है हर्षद मेहता की रेपुटेशन को डाउन करने के लिए, तो हर्षद मेहता खुद ही न्यूज़पेपर में अपना एक कॉन्ट्राडिक्टरी आर्टिकल छपवाते रहता है जिसकी हेडिंग होती है कि हर्षद मेहता इज़ अ लायर, और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि हर बंदा जो भी हर्षद के साथ जुड़ता है या जो भी हर्षद के कहने पे कहीं भी इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट ही मिलता है, तो वो इस बात पे यकीन ही नहीं करते कि हर्षद मेहता लायर है। हर्षद मेहता इस तरीके से दिखाता है हाँ मैं झूठा हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ कि इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमवा देता हूँ। तो ये उसकी लाइंस होती हैं। दूसरी तरफ जैसा उसने पोलो को बोला था, पोलो के शेयर्स को भी वो 400 तक ले जाता है। अब सुचेता को एक इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है माजदा इंडस्ट्री, जो बिल्कुल बेनामी बंद इंडस्ट्री होती है, बट हर्षद मेहता ने उस पर लोगों का पैसा लगाया होता है, जो इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसके बारे में वो न्यूज़पेपर में छाप देती है। जब हर्षद को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो सुचेता को डायरेक्टली मिलने के लिए बुलाता है एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे सुचेता को भी खरीदने का ट्राई करता है। कहता है कि आपकी जॉब कितने सालों की है, इतने सालों की जॉब है, इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, इससे अच्छा मेरे साथ जुड़ जाओ और बहुत फ़ायदा होगा। बट सुचेता साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिग्नेश हर्षद को इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके घर में IT की रेड पड़ने वाली है। तो हर्षद को पहले ही पता चल जाता है कि रेड पड़ने वाली है और वो रेडी होता है, बिल्कुल अच्छे से उनका आओ भगत करता है। टीम को कुछ भी नहीं मिलता, बट वो लोग उसके ऑफिस के अकाउंट्स को सील कर देते हैं। अब हर्षद के अकाउंट्स तो सील हो चुके थे, बट नया सेशन था, नया ईयर है। हर्षद मीडिया के सामने पूरा जाहिर करता है कि अब इंडिया पे पैसा लगाइए क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स के 3000 पॉइंट चढ़ने पर सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जहां पर RBI के गवर्नर वेंकट रमन भी आए होते हैं और वो बैंकिंग स्टाफ से बात करते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोगों को जो अपने शेयर्स हैं उन्हें बेचना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में जो चल रहा है वो सही नहीं है। तभी सेबी का एक ऑफिसर
गवर्नर को बताता है कि आपके कहने पर कोई भी अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचेगा, बिकॉज शेयर मार्केट हर्षद मेहता नाम के एक ब्रोकर के कहने में चल रही है। और वो उसको एडवाइस भी देता है कि आप हर्षद मेहता के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सेबी के बस की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हर्षद सेंसेक्स बढ़ गया है, प्रॉब्लम ये थी कि अगर हर्षद मेहता की फंडिंग्स कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो सेंसेक्स इतनी बुरी तरीके से नीचे आएगा कि बहुत ही बुरा जो है मार्केट क्रैश हो सकता है। तभी एक आदमी वेंकटरमन से मिलता है, आरबीआई के गवर्नर से। वो बोलता है कि हर्षद मेहता के घर कुछ दिन पहले आईटी की रेड पड़ी थी। तो वेंकटरमन आईटी डिपार्टमेंट वालों से मिलता है कि क्या उन्हें मिला। तो आईटी डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि हर्षद को पहले से ही पता था कि रेड होने वाली है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिला, बट हमें एसबीआई के अकाउंट में कुछ हलचल नज़र आई थी। देन आरबीआई का गवर्नर एसबीआई का अकाउंट इन्वेस्टिगेट कराता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो घपलेबाजी वो थोड़ी बहुत नहीं है, 40-50 करोड़ भी उस घपले के आगे बहुत ही कम है। देन डायरेक्ट एसबीआई के ऑफिस में फ़ोन करके उसके अकाउंट्स की मांग की जाती है। जब अकाउंट्स की मांग की जाती है तो सीतारमण डर जाता है, जो कि हर्षद मेहता का सोर्स होता है। सीतारमण सीधा हर्षद मेहता को कॉल करता है और बोलता है कि आप जल्द से जल्द अपना बकाया चुका दीजिए, बिकॉज आरबीआई गवर्नर आपके अकाउंट्स के पीछे पड़ा हुआ है और वो डायरेक्ट डिटेल्स मांग रहा है। और पहले भी हर्षद मेहता के 170 करोड़ तो पहले ही बकाया होते हैं और 500 करोड़ सीतारमण ने खुद ही बिना बीआर के उन्हें चेक इशू किए थे। अब सीतारमण को तो डर होता है, हर्षद बोल देता है कि अभी मैं पैसे नहीं दे सकता, बिकॉज सेंसेक्स जो है डर की वजह से, जो आरबीआई की वजह से पूरा डर हो गया है, उससे काफ़ी लोगों ने पैसा निकाल लिया है। तो सेंसेक्स पहले ही 400 पॉइंट कम हो चुका है, अगर मैं भी दे दूंगा तो ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो अभी नहीं दूंगा, थोड़े दिनों बाद मैं दे दूंगा। और कहता है तुम चिल करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। बट सीतारमण को टेंशन होती है। वो क्या करता है, आरबीआई के पीडीओ ऑफिस में जाके वहाँ के रजिस्टर में छेड़छाड़ कर देता है, जिस छेड़छाड़ के बारे में एसबीआई के जो मैनेजर होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये छेड़छाड़ सीतारमण में की है। सीतारमण को सीधा बुलाया जाता है, जो कि छुट्टी पे गया था अपने बेटे के मुंडन के लिए। उसे बुलाया जाता है और पूछा जाता है ये सब उसने क्यों किया, और वो सीधा सीधा उगल देता है कि मैंने हर्षद मेहता को 500 करोड़ के चेक दिए थे बिना बीआर के, और ये डर की वजह से मैंने ये सब किया है। जो एसबीआई के मैनेजर होते हैं वो हर्षद मेहता पे दबाव डालते हैं कि आप जल्द से जल्द उनके 500 करोड़ जो है वापस करो या उनको बीआर दो। अब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हर्षद के ऊपर। हर्षद समझाता है वैसे एसबीआई के मैनेजर को कि हमारा बिजनेस जो है, हम लोगों की डीलिंग रिलेशनशिप बहुत पुराना है, आपने हमारे साथ मिलकर बहुत कमाया है। बट एसबीआई का मैनेजर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द से जल्द बीआर का इंतजाम करना पड़ेगा। अब हर्षद को नहीं समझ आ रहा वो कैसा करे, तो प्रणब उसे एडवाइस देता है कि तुम एक बार आरबीआई के गवर्नर से डायरेक्टली जाके मिल लो। तो जो हर्षद का दिल्ली का लिंक होता है उसके थ्रू वो आरबीआई गवर्नर के साथ मीटिंग फिक्स कराता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। बट आरबीआई गवर्नर हर्षद की बातों में नहीं आता। हर्षद उन्हें बताता है कि 25 दिन में पैसे डबल हो सकते हैं वगैरह वगैरह, बट उन्हें किसी बात में इंटरेस्ट नहीं होता और वो हर्षद के जो बैंकों की जांच करवा रहे हैं अकाउंट्स की, वो कंटिन्यू रखते हैं। इधर प्रणब बोलता है कि ठीक है कि मतलब गवर्नर से नहीं हो पाया तो एक काम करो, केएस त्यागी जो सिटी बैंक का मैनेजर है उससे बात करो, वही तुम्हें 500 करोड़ के बीआर दे सकता है। बट हर्षद को पता होता है कि वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसकी इस वीकनेस का, और उसकी होल्डिंग्स को औने पौने दामों में खरीदेंगे। तो कहता है नहीं, ये भी मैं नहीं करूँगा। देन हर्षद लास्ट में अपने दिल्ली वाले स्वामी को फ़ोन मिलाता है और उनसे कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं फंस चुका हूँ, क्योंकि स्ट्राइक भी चल रही है, वो अपने होल्डिंग्स भी नहीं बेच सकता। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो वो होल्डिंग बेचकर चुका देता सारा कुछ। और ये स्ट्राइक जो है केएस त्यागी और अजय केडिया ने ही कंटिन्यू करवाई होती है। कुछ दिनों बाद वो ख़त्म होने वाली थी, बट वो सब चाहते थे कि हर्षद डूब जाए, इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया था। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम यूटीआई के चेयरमैन से मिलो, फेरवानी जी से, और वहीं तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। देन हर्षद नेक्स्ट डे यूटीआई के चेयरमैन से मिलता है, जिन्होंने पहले हर्षद के साथ डील करने से मना कर दिया था, बट स्वामी जी के कहने पर वो हर्षद को 500 करोड़ के बीआर दे देते हैं, और जिससे हर्षद की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब एसबीआई का मैनेजर भी खुश हो जाता है कि भाई हर्षद ने फटाफट कहने पर दे दिया, यानी कि उसकी भी इमेज सही हो गई, उसके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं रहा। बट केएस त्यागी, अजय केडिया, ये सब बड़े शॉक्ड होते हैं कि अचानक से बिना होल्डिंग्स बेचे उसके पास 500 करोड़ के बीआर कहाँ से आ गए। तो इसका पता लगाने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए केएस त्यागी अपना एक बंदा जो उसका एसबीआई में होता है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें एक्सपोज कराता है, और जो होता है शरद बिलारी, जो फर्स्ट एपिसोड में सुचेता दलाल के पास मिलने आता है और सारी बातें सुचेता को बताता है।